जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार मित्रों, आज के इस विज्ञान के कक्षा 7 के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। हम पाठ रेशों से वस्त्र तक के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशों से वस्त्र तक के भाग 5 में हम रेशम कीट के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशम कीट के बारे में हमने पढ़ा कि रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। यह बहुत ही हल्का, चिकनी, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। रेशम कीट का जो सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहते हैं, उसके बाद वह कोकून में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्रकार का लसलसा पदार्थ निकालता है जिसे हम बाद में एक आवरण बन जाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। बाद में कोकून से लार्वा प्यूपा रूपांतरित हो जाते हैं और बाद में यह रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाते हैं। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटने के बाद एक नया जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम रेशम कीट पालन के बारे में बात करें तो हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि रेशम कीट से कोकून किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अब हम कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पूर्ण कोकून बन जाने पर इन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की हो जाती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा बनाई जाती है और रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट तथा चमकयुक्त, मजबूती आदि में अलग अलग होते हैं। यह मुख्य रूप से रेशम कीट द्वारा ही पाए जाते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि के पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम के कीटों से भी रेशम प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ओक, अरंडी के पेड़ पर भी रेशम के कीट पाले जा सकते हैं, लेकिन इनमें जो प्राप्त होने वाला रेशम होता है वह उस स्तर का नहीं होता जिस स्तर का वह शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। यदि हम पत्तियों पर पाए जाने विभिन्न रेशम कीटों के बारे में बात करें तो इससे कई प्रकार के रेशम निकलते हैं।
जिसमें मुख्य रूप से टसर रेशम, मूंगा रेशम तथा कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो यही पाएंगे कि टसर रेशम यह एक प्रकार का अलग प्रकार का रेशम होता है और मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम भी अलग अलग जगहों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि हम कृत्रिम रेशा और शुद्ध रेशम में अंतर करें तो यदि इन धागों को हम सावधानीपूर्वक जलाते हैं तो दोनों प्रकार के रेशमी धागों के जलते समय उठने वाले गंध को सूंघकर हम अंतर कर सकते हैं। एक ऊनी धागों को जलाने तथा उसकी तुलना कृत्रिम तथा शुद्ध रेशम के जलने की गंध से हम कर सकते हैं। कृत्रिम रेशम के धागे जलने पर पिघलते हुए सिकुड़कर गोली नुमा हो जाते हैं तथा इस क्रम में तीखी सी गंध निकलती है। दूसरी ओर शुद्ध रेशम तथा ऊन एक अच्छी गंध के साथ पूरी तरह से जल जाते हैं। आइए हम रेशम कीट के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। रेशम कीट के एक कोकून अर्थात एक कोया से 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है, जबकि यह 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 अर्थात 5500 कोकून की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता तथा उसका क्या महत्व है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन जंतुओं के रेशों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख रूप से भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन तथा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं। इन जंतुओं का उपयोग विविध प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। यदि हम कोकून की बात करें जिससे हम रेशम के धागे निकालते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि कोकून को पहले हम 10 से 15 मिनट तक गर्म करते हैं। मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा का कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती। कालीन, गलीचे, पायदान तथा अन्य घरेलू सामग्रियों को बनाने में भी ऊन का प्रयोग हम करते हैं। यदि हम रेशम की उपयोगिता के बारे में बात करें तो रेशम के बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुतायत से होता है। यदि हम अन्य बात करें ऊन की उपयोगिता के बारे में कि जैसा हमने बताया कि मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल तथा अन्य लोई, टोपी, जैकेट आदि को बनाने में करता है, जबकि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच जैसा कि हम जानते हैं कि हवा अधिक मात्रा में भर जाती है जो एक ऊष्मा के कुचालक का काम करती है, जिससे हमको सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है और हमें ठंडी नहीं लगती। हम ऊन का प्रयोग अन्य जगहों पर भी करते हैं जैसे कालीन, गलीचे, टोपी, मफलर और दस्ताने आदि बनाने में भी हम ऊन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमने बताया कि रेशम से बने वस्त्र का प्रयोग भी हम करते हैं क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ
बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने बताया कि रेशमी वस्त्र पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में हम आसानी से कर सकते हैं। हमने रेशम के बनाने की विधि का कैसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। भारत में रेशमी धागों से कई प्रकार की वस्त्र बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, रेशमी घाघरा चोली तथा चूड़ीदार शेरवानी भी बनाया जाता है, जो शादी विवाह में बहुत ही प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। ये विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। आजकल कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग अधिक चलन में है। रेशमी धागों से शाल भी बनाए जाते हैं। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम के अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे सूट पीस या अन्य कई ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो वास्तव में कपड़े में पहनने के लिए सूट पीस जो बहुत ही टिकाऊ होती हैं। रेशम से अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके भी इससे बनाए जाते हैं। तो यह रेशम के कई उपयोगिता है जो हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते रहते हैं। चलिए एक बार फिर से रेशम के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। इससे कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो पहनने में टिकाऊ, मजबूत और अत्यधिक चमक वाले होते हैं। ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं, जबकि रेशम धागे से कई प्रकार के रेशम वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से रेशमी धागों से बनने वाली रेशमी बनारसी साड़ियाँ, जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रेशम के धागे से बनने वाली घाघरा चोली भी बहुत ही प्रसिद्ध वस्त्र है। शादी के विवाह के मौके पर घाघरा चोली, रेशमी बनारसी साड़ियाँ तथा चूड़ीदार शेरवानी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। रेशम के धागे से बनने वाले कई प्रकार की अन्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो रक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े तथा स्वास्थ्य विभाग में आने वाले ऑपरेशन में प्रयोग होने के लिए टाँके भी रेशम वस्त्रों से बनाए जाते हैं। तो रेशम के धागों से कई प्रकार के उपयोग होते हैं। रेशम के धागों से हम समुद्र में या तालाबों में मछली पकड़ने के लिए रेशम का जाल भी बनाते हैं तथा यह कई प्रकार के रेशम के जाल बृहद पैमाने पर बनाए जाते हैं जो मछुआरों द्वारा या मछली पकड़ने वाले अधिकांश रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आज के इस पाठ के अंतिम भाग में हमने रेशम कीटों के बारे में, रेशम के धागों के बारे में क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि यह आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।